Assalamu alaikum. Today we will discuss the memory and learning, and this is the part of the experimental pharmacological lab 612, and the experiment is basically the assessment of the effects on memory in mice or rat. So memory research is one of the most fascinating and flourishing area of the science today, and it is very interesting because it is something related to our memory. So let's start it. What is learning and memory, and what is the difference between the learning and memory? लर्निंग इज़ दी इनिशियल एक्वाइजेशन ऑफ द स्किल्स और नॉलेज. जो भी हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ लर्निंग. जो भी फर्स्ट टाइम हम इंटरेक्ट करके जो भी चीज़ लर्न करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज दी लर्निंग. वाइल मेमोरी इज़ दी एक्सप्रेशन ऑफ वॉट यू हैव लर्नड. यानी इनिशियली सबसे पहले तो हमने लर्न किया, उसके बाद वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई हमारे ब्रेन में. So memory is our ability to encode, store and retain and recall the information of the past experiences through the human brain. यानी बेसिकली मेमोरी क्या है कि लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू हमने कोई चीज़ लर्न कर ली. जब हमने लर्न कर ली तो फिर वो ब्रेन के अंदर वो उस चीज़ स्टोर हो गई. उस ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को रिटेन करे और जो भी हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होकर सेफ हो जाएं. तो वो कंडीशन कहलाती है मेमोरी. सो मेमोरी इज़ सिंपलेस्ट द सेट ऑफ इनकोडेड न्यूरोनल कनेक्शंस इन द ब्रेन. न्यूरॉन्स की मदद की वजह से जो इनकोडिंग हो रही है और पूरा प्रोसेस है एक मेमोरी का, जिसके ज़रिए जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है. एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग एज वेल. इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन विच इज़ मेनली डिपेंडिंग ऑन द रिकॉलिंग प्रोसेस. जितना ज़्यादा रिकॉलिंग होगी उतनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगी. एंड वॉट वी विल लर्न, we will learn several experiences, we will learn several impressions, we will learn several skills and we will learn several types of habits जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट होता है. तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मेमोरी के अंदर आती हैं. अगर हम इसको एक मिसाल से समझें, फॉर एग्जांपल वी लर्न अ न्यू लैंग्वेज. एक हमने नई लैंग्वेज स्टार्ट की है लर्न करना, एंड देन इनिशियली इट इज़ लर्निंग, बट व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इट, then we are basically using our memory to retrieve the words. जो हम लर्न कर चुके हैं, what we have learned already, वो जो है वो मेमोरी जो है वो उसको रिट्राइव कर रही है. थस द मेमोरी डिपेंड्स ऑन लर्निंग. लर्निंग पे बेसिकली डिपेंड करती है. इनिशियली लर्निंग का प्रोसेस होगा तो वो मेमोरी में स्टोर होगा. तो memory learning helps the person to store the new information, and memory is basically the retrieval of the learned information. जो भी हमने लर्न की इंफॉर्मेशन उसको अगर रिट्राइव करना है तो फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरी कहलाएगी. इस हिसाब से हम ये देखें तो बेसिकली मेमोरी इज़ डिपेंडेंट ऑन लर्निंग. हाउएवर इन सम केसेस लर्निंग ऑल्सो डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री थी और उसने हमारी कोई नॉलेज बढ़ाई है, तो फिर न्यू लर्निंग के लिए वो प्रीवियस नॉलेज जो है, जो कि प्रीवियस मेमोरी है, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. तो देयर विल बी एसोसिएशन, देयर विल बी एन एसोसिएशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ द लर्निंग एंड मेमोरी. How many types of memories are there? There are various types of memories and there are various type of classification. जितना हम डिटेल्स में जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हम जो है उसको मेजर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर हम उसके टाइम के पीरियड के हिसाब से देखें तो देयर विल बी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. कि कोई ऐसी मेमोरी कि कितनी जल्दी याद रहती है, कितनी देर तक याद रहती है चीज़ें. तो वो उस हिसाब से अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से देखें तो देयर विल बी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देयर विल बी दी लॉन्ग टर्म मेमोरी. अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द मेमोरी, अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो देन देयर विल बी अदर टाइप्स ऑफ मेमोरीज लाइक एपिसोडिक मेमोरीज, स्पेशल मेमोरीज, प्रोसीजरल मेमोरीज, डिक्लेरेटिव मेमोरीज एंड सेंसरी मेमोरीज.
एपिसोडिक मेमोरी जैसे नाम से पता चल रहा है, एपिसोड्स में हमने कोई चीज़ रिकॉल की है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेयर रिकॉग्निशन एंड द एबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग प्रोसेस इज इन अ वे ऑफ एपिसोड्स। एक छोटे छोटे इंटरवल्स में है, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद वो काम रिपीट किया गया है, तो वो फिर इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द एपिसोडिक मेमोरी। देन वी हैव द स्पेशियल मेमोरी क्या है कि जो आप का जो रूम है और जो भी आपका एरिया है उसको अगर याद रखना है, तो वो जो एरिया है, एरिया की जो मेमोरी है जिसमें आपको ये याद हो कि इस तरफ रूम है, इस तरफ बाथरूम है, इस तरफ ड्राइंग रूम है, इस तरफ सीढ़ियाँ हैं। इवन अगर लाइट स्विच ऑफ हो जाती है तो होता है कि किस तरफ हमारी चीज़ें रखी हैं, हम टटोल के उसको देख लेते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्पेशियल मेमोरीज एंड दिस काइंड ऑफ मेमोरी लास्ट अप्रॉक्सीमेटली फॉर 25 आवर्स। यानी अगर हमारा किसी एरिया में एक्सपोजर हुआ है तो हम तकरीबन 25 आवर्स तक उसको याद रख सकते हैं। देन वी हैव दी प्रोसीजरल मेमोरी, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस मेमोरी एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म एज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। And in this basically we have perform certain types of performance task, and we have certain types of specific task without conscious awareness of these previous experience. For example, कोई अगर गाड़ी स्टार्ट करता है लर्न करना, तो शुरू में जो है वो उसको मुश्किल होती है कि कब उसको ब्रेक लगाना है, कब क्लच चेंज करना है। तो शुरू में तो उसकी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। देन जब वो क्रॉनिक यूज़र बन जाता है तो उसका जो प्रोसीजर है देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोसीजरल मेमोरी। यानी अब वो रिफ्लेक्स एक्शन में उसकी मेमोरीज में आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड कर रही है और उसका जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर रही है कि ब्रेक लगाना है, क्लच चेंज करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। So procedural memory is a sort of unconscious memory, and it is also called as long-term memory, and it is basically the performance of a specific task without the conscious awareness। यानी इतना ज़्यादा वो हम काम परफॉर्म कर चुके हैं, इतना ज़्यादा वो हम कर चुके हैं कि वो अब हमारे कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में चली गई है। इसकी अनदर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेयर्स हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं वी डोंट नो कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं। द रीज़न इज़ दैट वी आर सो मच यूज टू ऑफ दैट प्रोसीजर कि फिर हमारी जो इंटेंशन है वो ख़त्म हो जाती हैं और वो फिर अनकॉन्शियसनेस लेवल पे जाके हम उसको फिर काम कर रहे होते हैं। देन वी हैव द डिक्लेरेटिव मेमोरी। दिस विल बी वी कैन से दैट दिस इज़ द अपोजिट ऑफ द प्रोसीजरल मेमोरी, and this is the memory of the events and facts of those learning things which we are basically performing under the consciousness recalled, and it is also known as the explicit memory। इनिशियली जो ड्राइविंग हम सीख रहे थे तो वो कॉन्शियसनेस में कर रहे थे और बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता था कि नाउ यहाँ ब्रेक लगाएं, यहाँ जो है वो क्लच चेंज करें, ऑटोमेटिक अगर नहीं है तो उस हिसाब से फिर ये डिक्लेरेटिव मेमोरी थी। सेंसरी मेमोरी इज सिंपल। सेंसरी मेमोरी बेसिकली होल्ड्स इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम दी सेंसेस। जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन वी आर परसीविंग इन अ 1 second मेमोरी, whatever we are seeing, the ability to look at an item and remember it, what will be the color, what will be the observation, all are come under the sensory memory. So it is basically the part of our cognitive control and automatic response, and this automatic response is of very short duration of time, so we can say that it is a type of short term memory. However, if we are recalling continuously then it become a part of long term memory. There are 3 types of sensory memories, and first the iconic memory। icon से निकला है, and it is a fast memory, it depends upon our visual information, and it is basically of very short duration। जो कि हम परसीव करते हैं वो हमारी आंखों के जरिए हम जो देख रहे हैं वो स्टोर हो जाती है, लेकिन हम हर चीज़ आंख जो देख रहे हैं वो हमें याद नहीं रहती है। देन वी हैव इकोइक मेमोरी which is basically the auditory information, and we are basically listening several sounds, and when we are listening और इसमें भी हमारे पास basically it is also of short duration। then we have haptic memory which is basically a type of sensory stimulus that represent the touch stimuli।
बेसिकली हमारे सेंसेस की बेसिस पे इट मे बी आइकनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी एंड हैप्टिक मेमोरी। सिर्फ आपको समझना है कि हम ये मेमोरीज भी होती हैं। देन वी हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, and it allows a recall for a period of several seconds to minutes without rehearsal। यानी ये बिल्कुल छोटे ड्यूरेशन के लिए हम कोई चीज़ याद रखना चाहें तो वो इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, and it basically convert into a long term memory by a process of recalling। फॉर एग्जाम्पल शुरू में अगर आपको कोई नंबर याद करना हो, फ़ोन नंबर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको फ़ौरन याद नहीं होता, लेकिन आफ्टर कंटिन्यूस रिपीटेशन आपको फिर वो नंबर याद हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती है, एंड द इंफॉर्मेशन शुड मे नॉट रिटेन indefinitely। however, if we talk about the long term memory, it can store in much larger quantities of the major memory। तो वो जो है काम उसमें वो जो है प्रोसेस के ज़रिए वो कन्वर्ट किया है रिकॉल, तो फिर वो प्रीवियस लेसन को लर्न करके उस हिसाब से कन्वर्ट होगा। This is the brief chart of the memories type, which shows the time and the consciousness and the unconsciousness effects. And in this, sensory memory are of very short duration, less than 1 second. Short-term memory are almost up to 1 minute, and long-term memory are usually lifetimes. Explicit memory are basically those memory which are performing under the consciousness work, and implicit memories are those memory which are performed under the unconsciousness unconsciousness के साथ अगर perform कर रही हैं तो फिर वो implicit memory है। Then we have the declarative memory and procedural memory, we have discussed it। Then we have the episodic memory, and we have the semantic memory। semantic memory is basically the main concept of a person, जो कि उसके facts हैं, जो भी हमारा जैसे हमारे जो भी ज़िंदगी के मुतालिक जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारी सेमेंटिक मेमोरी है, और ये हमारे परमानेंट मेमोरी में आते हैं, जो कंटिन्यूसली अगर होते रहते हैं तो फिर वो हमारा पार्ट बन जाते हैं हमारी लाइफ का। व्हाट इज़ दी प्रोसेस ऑफ दी मेमोरी, मेमोरी कैसे काम करती है और किस तरह जो है वो याद रहता है या नहीं याद रहता। सो द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एन ऑर्गन विच बेसिकली परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, एंड अमंग देम वन फंक्शन इज़ दी मेमोरी। In brain, what are the cells? Cells are neurons which are interconnecting with each other, and they are talking with each other with neurotransmitters। And there are basically 3 major ways of processing the memory. It includes the encoding, storage, and retrieval. Encoding the memory is the event in which the person or object or stimuli are sensed by a brain. Once these are sensed, for example, the name of a person, a chemical, there may be a visual or auditory effect. By these things, the message is converted into an electrical message, which are transformed by the neurons. The process is called as encoding, and the second stage of the memory recording is the storage। यानी जो भी हमारे पास चीज़ देखी है उसको स्टोर कर देंगे। In this stage, the same memory is stored or kept in a brain to be used in due time। फिर उसका टाइम इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम तक वो स्टोर रहेगी। अगर हमने इसको रिपीट नहीं किया है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, अदरवाइज अगर वो रिपीटिशन में है कंटिन्यूसली तो द थर्ड स्टेज विल बी देयर विच इज़ कॉल्ड एज द रीट्राइवल स्टेज, which is the process in which the memory once encoded and stored, it is recalled। वो दोबारा recalled हुई है, and when it is recalled then it become a part of the memory। And our basically prefrontal cortex is the region जहाँ पे basically काम हो रहा होता है मेमोरी का। however we can say that it is the main area where we can store different types of memories in different areas of brain। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक एरिया ही है जहाँ पे जो है वो सारा काम हो रहा है। So these are certain brain areas where which are involved in the memories। For example, if
there are striatum which is basically involved in the procedural memory. Recall that कि procedural memory क्या है, जिसमें हम unconsciousness की तरफ चले जाते हैं कि हम काम परफॉर्म कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा हम कर चुके हैं कि now it is beyond of our consciousness. Then we have the prefrontal cortex which is basically for the short term memory and for the working memory. जो अभी काम कर रहे हैं, it is a part of the working memory. Then we have the declarative memory जिसमें हमारे पास several memory bodies and thalamus है जो कि अपना part contribute करता है. Then amygdala is basically involved in the fear conditioning types memory जिसमें हमें खौफ, किसी चीज़ से डर लगना, वो वाली memory जो कि store भी होगी और long term भी है, वो store हो रही है amygdala में. या हिप्पोकैम्पस में जो कि memory acquisition है continuous जो कि major organ है, या कंडीशनिंग मेमोरी है हमारे पास बाय दी सेरिबेलम. तो दीज आर सर्टेन एरियाज जहाँ के ब्रेन के एरियाज हैं जहाँ पे बेसिकली ये मेमोरीज के फंक्शन परफॉर्म. इफ़ यू टॉक अबाउट द हिप्पोकैम्पस, इट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड इन वेरियस मेमोरी फंक्शन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम and it is mainly involved in the cognition and the memory development and cognition maps. If there is damage to the hippocampus, then it can lead to the anterograde amnesia and the new memories are unable to form by a person. Furthermore, hippocampus is also involved in the memory consolidation, that is the slow process in which the memories are converted from short-term memory to the long-term memory. If we talk about the cerebellum, cerebellum is mainly involved in the generation of the episodic memories. यानी episodic memory जो हम learn करते हैं time to time by our knowledge, by our experiences, then the memory will be the conditioning or semantic memory. Cerebellum is a structure which is located at the rear of the brain near the spinal cord, and unlike hippocampus, it play a role in the procedural memory as well. It mainly involved in the motor learning, and if there is damage occur to the cerebellum, then mainly motor coordination is disturbed. Amygdala is basically associated with both emotional learning and memory, and it responds strongly to the emotional stimuli like fear. Furthermore, amygdala is also involved in the memory modulation and the process, which is the process in which the information is transferred from working memory to the long-term memory. Basal ganglia also play a role in the memory. How they are playing the role? Basal ganglia basically a group of nuclei which are located in the several lobes like medial temporal lobe above the thalamus, and they connected to the cerebral cortex, and they include the subthalamic nucleus, substantia nigra, globus pallidus, ventral striatum, dorsal striatum, and putamen and caudate nucleus. And these nuclei are basically dealing with the cognition, learning and motor control activity. So we can say that basal ganglia are also associated with the learning, memory and unconsciousness memory procedures like motor skill and the implicit memory. If there is a damage to the basal ganglia, then there will be the deficient in the procedure of the working memory. Huntington's and Parkinson disease are basically involve both the motor deficit and cognitive impairment, and due to this they are basically involve the damage to the basal ganglia. If we talk about the frontal lobe, which are the part of the cortical structure, and that is the cerebral hemisphere, there may be anterior and parietal lobes, and the function of the cortex is to serve our ability to plan the day work or organize the work, type a letter, pay attention to details and control movements of your arm and legs. यानी cortex जो है वो basically बहुत ही important हमारे जो day time functions है, normal functions वो perform कर रहा है. And if we talk about the frontal lobe regards to, it is mainly involved in the coordination of the information को coordinate करना so that के working memory का काम हो सके
फॉर एग्जाम्पल वी आर थिंकिंग समथिंग एंड आफ्टर थिंकिंग वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन थिंग। तो ये तमाम चीज़ें जो इंटीग्रेशन में हो रही है, बेसिकली इट कम्स by the frontal lobes. Frontal lobes basically helps the person to select out the memories that are most relevant to on a given occasion. जो भी हमें at a time जिस मेमोरी की ज़रूरत है वो फ्रंटल लोब डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ इस्तेमाल होगी, कौन सी नहीं होगी. While if we talk about temporal lobe, तो temporal lobe is basically concerned with the recognition memory, यानी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, व्यू करना, देखना, आइडेंटिफाई करना, ये जो काम है ये बेसिकली टेम्पोरल लोब का काम. और ऑडिटरी फंक्शन जो है वो बेसिकली सारा अंडर कंट्रोल है टेम्पोरल लोब की. तो अगर इफ देयर इज अ डैमेज टू द टेम्पोरल लोब देन देयर विल बी impairment of the long term memory. Then we have the parietal lobe which have many functions and duties in the brain. It basically lead to the sensation and perception and construction of the spatial coordination system to represent the world around. यानी spatial memory जो भी है वो parietal lobe से हम integrate. If there is a damage to the parietal lobe, it result in the syndrome which called as neglect, which is in which the patient left side of the parietal lobe can result several types of problem regarding the etc. इट मीन्स अगर हम मेमोरी की बात करें तो पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट जो है वो ब्रेन का वो इन्वॉल्व है मेमोरी रिस्टोरेशन में. इफ़ वी टॉक अबाउट दी डिजीजेज देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिजीज विच इज़ दी पार्किंसन डिजीज एंड इट इन्वॉल्व्स दी डैमेज ऑफ द बेसल गैंग्लिया विच रिजल्ट इन मेमोरी डिसफंक्शनिंग ड्यू टू द डैमेज ऑफ द बेसल गैंग्लिया. Usually people can instantly and easily remember their visual spatial memory and the pictures and location, but with the Parkinson disease the person finds difficulty in visual and in spatial memory. So basically a neurodegenerative disease involves the misfolding of the normal or mutation in the form of the proteins, like in case of Alzheimer, like in case of Parkinson, like in case of amyotrophic lateral sclerosis and others. And this misfolded proteins are normally removed by the intracellular degradation pathways which alter the disorders. This disorders. It means कि हमारे पास basically कुछ proteins हैं जो कि aggregate हो जाती हैं brains के अंदर, brain के areas में neurons के अंदर, and they cause extracellularly microscopic deposits which are stable and resistant to proteolysis. For example, if we talk about the Alzheimer disease, there are certain types of amyloid plaques, and in case of for example in case of Parkinson disease there are certain types of Lewy bodies which is the mutation of the S-synuclein, and one protein is converted into a misfolded state which appear as a polyglutamine repeat disorders. There may be the loss of enzyme function and there may be the increased susceptibility to the oxidative stress. This oxidative stress will lead to the apoptosis and neuronal damage, and after neuronal damage हो रहा है तो फिर memory retaining और जो भी area damage हो रहा है वहाँ का जो है वो function जो है वो फिर affected होता है.